पूरी धरती पर 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल एक मुस्लिम देश यानी कि ईरान पर जब हमला करते हैं तो बाकी मुस्लिम देश चुप क्यों बैठे हैं? इसकी पीछे की असली वजह आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको हम बताएंगे कि क्यों बाकी जितने भी मुस्लिम देश हैं वो अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और आज ईरान बिल्कुल अलग तलग खड़ा है और उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। और आज बात इस हद तक आ गई है कि ईरान अकेले अमेरिका जैसे महाशक्ति से सीधे भिड़ चुका है और एक के बाद एक कई मिसाइलें वो दाग रहा है। और पीछे अमेरिका और इजराइल भी नहीं है, बल्कि 1000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान के अंदर दागी गई हैं। तो इसके पीछे की जो सबसे असली वजह जो है वो है शिया और सुन्नी वाला जो असल गेम है, वो आपको समझना पड़ेगा। दरअसल जो प्रॉफिट मोहम्मद जब उनकी डेथ हो जाती है, तब पूरी दुनिया में एक तरीके से नए खलीफा के लिए वोटिंग या कहें नए खलीफा की चुनने की बात सामने आती है। कहा यह जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दोस्त हैं अबू बकर, उन्हें बनाया जाए खलीफा। दूसरा जो उनकी दामाद हैं अली बिन अली तालिब को, उन्हें नया खलीफा घोषित किया जाए। अब इस चीज को लेकर दो धड़े बढ़ जाते हैं और मुसलमानों में एक तरीके से सुन्नी वाले जो मुसलमान होते हैं, वो जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दोस्त थे अबू बकर, उन्हें अपना खलीफा घोषित कर देते हैं। जो शिया मुसलमान थे वो एक तरीके से उनके दामाद, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली बिन को एक तरीके से अपना नया खलीफा घोषित कर लेते हैं। अब पूरी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 90%, जिसमें खुद भारत भी है, उसमें 90% सुन्नी मुसलमान हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्त अबू बकर को अपना खलीफा मानते थे। शिया जो मुसलमान जो हैं, एक तरीके से जो उनका वर्चस्व है, जहां पे उनकी तादाद ज्यादा है, वो है ईरान, इराक और यमन के अंदर। इनकी जो पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है लगभग मुसलमानों में, वो है 10%। तो लगभग 90% सुन्नी है और बाकी 10% शिया हैं। इन 90% में अगर आप मिडिल ईस्ट में मैप की देखेंगे तो आपको सऊदी अरब, कतर, ओमान, ज्यादातर जो भी देश हैं, पाकिस्तान, ये सारे के सारे सुन्नी हैं और इसलिए ये एक दूसरे से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को दबा दिया जाए। कई सारे और भी फैक्टर्स हैं, इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हम आपको बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अमेरिका के साथ इसलिए चली गई क्योंकि जो ईरान शिया बहुल जो इलाका है, उन्होंने हमेशा अमेरिकियों का विरोध किया है। और मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम देश हैं, लगभग 17 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से 13 में सुन्नी मुस्लिम बहुल इलाका है। मतलब जो अरब मुस्लिम है, जो अरबी भाषा बोलते हैं, और जो ईरान के अंदर रहते हैं उन्हें पर्शिया कहते हैं, वो पर्शियन है। उनका रहन सहन, उनका बोलचाल अरबी मुसलमानों से बिल्कुल अलग तलग है। आप मान सकते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं जिस तरीके से रहते हैं और जो सऊदी अरब में जो मुसलमान रहते हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसी तरीके से ईरान और जो सऊदी अरब मैप में आपको बिल्कुल अगल बगल नजर आएंगे, लेकिन इनका जो कल्चर है जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए जो शिया मुसलमान है वो चाहते कि अमेरिकियों का दखल मिडिल ईस्ट के अंदर कभी भी ना हो और इसलिए वो बार बार अमेरिकियों से झगड़ा करते हैं। एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी एक ये भी है कि इजराइल कभी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, जिसमें सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, ईरान है, ये जो तेल बनाने वाले जो देश हैं, इनसे निकलने वाला जो तेल इनको अमीर बनाता है। अगर इनके पास न्यूक्लियर बम आ गया तो आने वाले वक्त में वो तो गलती से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बना लिया, नहीं तो किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। और ईरान जिस हद तक अपने साइंटिस्ट को मोटिवेट कर रहा था कि आप न्यूक्लियर बम बनाइए, तो इजराइल को यह बात अंदर ही अंदर खटक रही थी और वो चाहता था कि किसी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ना आया। और वो इसलिए बार बार उनके साइंटिस्ट को धोखे से या एजेंट्स लगाकर, जासूस लगाकर मरवा देता था। अब बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि जो खुद अमेरिका और इजराइल, उनके सबसे सर्वोच्च नेता या कहें इस्लामिक धर्मगुरु और शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु, अगर आपको समझना हो कि ये सबसे बड़े धर्मगुरु खमेनी कौन थे, तो सोचिए क्रिश्चियनों में जो सबसे बड़े धर्मगुरु कौन होते हैं?
पोप होते हैं। हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े धर्मगुरु कौन होते हैं? शंकराचार्य होते हैं। उसी तरीके से शिया मुसलमान जो कि 10% हैं पूरी दुनिया में, भारत में भी कई सारे शिया मुसलमान हैं, उनके सबसे बड़े धर्मगुरु ये अयतुल्लाह खमेनी थे, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे। और उन्हें किस तरीके से जासूसों ने मौत के घाट उतारा, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, और इस ईरान के अंदर असली कहानी क्या थी, किस तरीके से अमेरिकियों ने नोचा, किस तरीके से ब्रिटेन ने नोचा, और किस तरीके से रशिया ने ईरान को रौंदा। बैकग्राउंड की जब आप कहानी जान लेंगे ईरान की पूरी इतिहास समझ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि असल में जो आज ईरान के साथ जो चीजें हो रही हैं उसकी पटकथा तो कई 100 साल पहले लिखी जा चुकी थी। इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे और लिंक्स में हम कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, ताकि आप भी देखें और समझें कि ईरान के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो हाल फिलहाल की चीजें नहीं है, 1800 से शुरू हो चुकी थी उसकी असल कहानी। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से सामने दुनिया को दिखाने के लिए बैठक पर बैठक करते हैं, ईरान के साथ ट्रेड को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इजराइल के इशारे पर चल रहे हैं। अब वो कैसे? तो इसके लिए आप ये जानिए, जब साल 2025 में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जून को जब अटैक किया गया, उसके बाद 17 जून को एक वो ट्वीट करते हैं जिसमें वो साफ तौर पे लिखते हैं कि हमें पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं। यहाँ खमेनी की बात हो रही है। वो एक आसान टारगेट हैं लेकिन सुरक्षित हैं। अभी हम उन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते, यानी मारना नहीं चाहते। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जो उन्होंने किया था, और इसमें साफ तौर पे इशारा किया था कि उनका जो टारगेट है वो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। अब जिस तरह से ये जो ट्वीट सामने आया और पूरी कहानी निकलकर सामने आई कि उस वक्त जब विराम लगाया गया, कई ट्रेड पर लेकर बातचीत हुई, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन उसकी कहानी तो आप यूँ समझिए साल भर पहले ही लिख दी गई थी कि खमेनी का खात्मा करना है। और अब ये जो पूरी कहानी हुई और इसके पीछे जो चीज़ें की गई, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थे जासूस, यानी कि CIA और मोसाद। ये दोनों ही स्पाई एजेंसी जो हैं वो ईरान में जाकर एक एक करके जितने भी गढ़ थे उनको तोड़ना शुरू करती हैं और पता लगाना शुरू करती हैं कि कहाँ पर जो सुप्रीम लीडर खमेनी हैं वो छुपे हुए हैं। इसके लिए जो मोसाद है, जो इजरायली स्पाई एजेंसी है, जब वो ईरान में जाती है तो वहाँ के जितने भी विद्रोही ग्रुप थे जो खमेनी को पसंद नहीं करते, जो ईरान में तख्ता पलट चाहते हैं, जिनका इरादा कुछ अलग है, उनको तोड़ना शुरू करती है, उनके बड़े बड़े लीडर्स को शामिल करती है, उनके साथ बातचीत करना शुरू करती है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि खमेनी कहाँ पर छुपे हुए हैं। अब इधर जो CIA थी, यानी कि अमेरिका की जो स्पाई एजेंसी थी, वो क्या काम कर रही थी? तो वो सैटेलाइट रियल टाइम डाटा के आधार पर पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो खमेनी है वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। क्योंकि कुछ समय पहले ये भी सोर्सेज आए थे, ये भी कहा गया था कि जो खमेनी है वो रशिया भाग सकते हैं, उन्हें रशिया जाने के लिए भी कहा गया था। लेकिन उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मैं आखिरी दम तक अपने ही देश में रहूँगा और लड़ूंगा। और इसके बाद जब CIA ने पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो खमेनी हैं वो कब सोकर उठते हैं, कब उनका सोने का टाइमिंग है, वो किससे बातचीत कर रहे हैं, किसके साथ उनकी दोस्ती है, वो कब किस कार में बैठ रहे हैं। और जो सैटेलाइट के ज़रिए तस्वीर जारी की गई वो इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि आप सोचिए, एक शख्स अगर किसी बंकर से निकल रहा है, उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, वो किस गाड़ी में बैठ रहा है, गाड़ी किस कलर की है, किस रास्ते पर जा रही है, हर एक तस्वीर बाकायदा साफ सुथरी थी। और इसी के आधार पर CIA को ये सारी चीज़ें पता लगी। ये जो ट्वीट किया गया था जो आपने स्क्रीन पर देखा है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट किया तो सोचिए CIA ने और मोसाद ने पता लगा लिया था कि आखिर खमेनी कहाँ पर छुपकर बैठे हुए हैं। और पता लगा कि वो एक ऐसी तेहरान में एक ऐसी जगह छुपे हुए हैं जो बंकर नुमा जगह है, और वो कम से कम ज़मीन के नीचे 5 लिफ्ट, आप सोच लीजिए उतना नीचे जा सकती है, 5 लिफ्ट लगी हुई हैं, उतने नीचे वो बंकर है, वहाँ पर छुपकर बैठे हुए हैं। लेकिन पहले ही अटैक में इजराइल ने ऐसा अटैक किया कि पहले ही वार में खमेनी की मौत हो जाती है। इजराइल जो है वो क्लेम भी करते हैं नेतन्याहू सामने आकर, लेकिन तब तक ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन अगली रोज़ जो ईरान है वो इस बात को मानते हैं और बताते हैं कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मौत हो गई, जिस
को लेकर ईरान में तो ये चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर भी कई सारे लोग दुख मना रहे हैं, दुख जता रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो खमेनेई है, ये जो सुप्रीम लीडर हैं, ये आखिर सुप्रीम लीडर बने कैसे और क्यों इस एक शख्स यानी कि जो आयतुल्ला बोला जाता है या खमेनेई बोले जाते हैं, इन एक शख्स ने, इन एक धर्मगुरु ने किस तरह से पूरे ईरान को सबकी आंखों में चुभने लायक बना दिया और कैसे जो इन्हीं के मुस्लिम देश जो इनके दोस्त माने चाहिए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो आपका दुबई हो, ये सारे क्यों कतरा रहे हैं ईरान का साथ देने से। आखिर क्यों बार बार जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो क्यों बार बार अमेरिका को पोक कर रहे हैं, क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि आप ईरान पर अटैक करिए। इसको समझने के लिए आपको काफ़ी साल पीछे चलना होगा, यानी कि सन 1800 में। अब इसे आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। जैसे शुरुआत में दीपक ने आपको शिया और सुन्नी समझाया, किस तरह से खलीफा चुनने को लेकर एक रेस हुई, एक वोटिंग हुई और उसमें दो जो धड़े हैं वो बट गए। अब इसके बाद होता क्या है, जब ईरान जो है, जब वो शिया बहुल देश बनता है और वहाँ पर जो शिया मुस्लिम थे वो उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो ऐसे में होता आखिर क्या है कि क्यों जो ईरान है वो सबकी आंखों में चुभने लगता है। तो साल 1800 में वहाँ पर जो कज़र डायनेस्टी थी उसका राज था, वहाँ पर उनके राजा जो हैं वो राज करते थे। लेकिन आसपास के जो देश थे, चाहे वो रशिया ले लीजिए, ब्रिटिश ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, उन सबको ये पता था कि ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं और रिसोर्सेज हैं, और सबके सब ये सोच कर चल रहे थे कि कैसे भी करके ईरान का यूज़ करना है। साफ तौर पर आप समझिए, ईरान का यूज़ करने का सोच रहे थे। उसमें जो भी मिनरल्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका ट्रेड करके अपने यहाँ पर पैसा बनाने की कोशिश करने की हर एक जो चीज़ है वो सोची जा रही थी। अब इधर कज़र डायनेस्टी के जो राजा हैं, जब वो राज कर रहे थे, लेकिन ईरान में हमेशा से ये रहा कि जिस तरह से जो धर्मगुरु होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, या जो मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाते हैं, उनको काफ़ी मान्यता दी जाती है, उनकी बातों को के वज़न को समझा जाता है और बच्चा हर एक शख्स उनकी बातों को समझता है और उनके आधार पर ही जीवन जीना चाहता है। तो ऐसे में वहाँ पर एक उलेमा थे जिनको बहुत ज़्यादा सुना जाता था, स्कॉलर्स बोले जाते थे उस समय पर। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे और जो मस्जिदों में रहते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और उनकी बातों को काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते थे और उन्हीं से अपना जीवन, मतलब एक तरह से आप यूँ समझिए जैसे किताबें होती हैं जिसको देखकर आप जीवन जीना चाहते हैं या जैसा उसमें लिखा होता है वैसे जीवन जीते हैं, ठीक उसी तरीके से उलेमा थे। वो जिस तरह से लोगों को जिस राह पर ले जाते, लोग उसी राह पर जाते। और उसी में एक होते थे आयतुल्ला, जो उनके भी सुप्रीम माने जाते थे, उनके भी सुप्रीम लीडर माने जाते थे और उनसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी माने जाते थे। अब यूँ समझिए उनकी बात तो पत्थर की लकीर होती थी। तो एक तरफ उलेमा था, ये भी ईरान में चल रहा था, और दूसरी तरफ तो राजा थे, वो भी ईरान पे राज कर रहे थे। अब इधर होता ये है कि ईरान का अगर आप मैप देखेंगे उस वक्त का, तब ईरान का जो बॉर्डर था इस साइड से देखिए, एक तो ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस वक्त इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो देखिए वहाँ पाकिस्तान का जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं मैप में पूरा लगता था। इसके अलावा रशिया का बॉर्डर भी ऊपर से पूरे ईरान पर लगा होता था। अब ये जो दो बड़े लोग थे यानी कि रशिया और ब्रिटिशर्स, इनकी आंखों में हमेशा से टारगेट था कि ईरान का यूज़ तो करना है, क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में सबसे पहली जो चाल है वो चलता है रशिया। 1804 में रशिया जो है वो अपने सल्तनत को बढ़ाने के लिए अटैक करता है ईरान पर, और अटैक करने के बाद ऐसा नहीं कि वो उसको हराना चाहता था, बस एक अपने कब्जे में लेना चाहता था, और इसीलिए रशिया अटैक करता है। और अटैक करने के बाद खुद को पीछे भी हटाता है और कहता है कि देखो तुम बहुत छोटे से एक देश हो, मुझसे हार जाओगे, हम एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान, और उसके आधार पर रशिया जो है अब वो तुम्हारे इस देश में रहकर हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो ट्रेड करेंगे और उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपस में देखेंगे कितना मुनाफा तुम्हें देना है, और इसके अलावा समंदर पर भी रशिया का कब्जा होगा। अब उस वक्त जो राजा थे कज़र, जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं और लगता है उन्हें कि रशिया उन पर हावी हो रहा है, तो वो उस ट्रीटी को साइन भी कर देते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर 1804 से लेकर 25 तक ये सारी चीज़ें चलती रहती है। रशिया अपना राज करता रहता है, ईरान पर ट्रेड होता रहता है, पैसा बनाता रहता है। लेकिन 1825 में रशिया के राजा जो हैं उनका देहांत हो जाता है, और उस वक्त रशिया जो है वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था और कई सारी प्रॉब्लम्स भी थी। तो ऐसे में ईरान के राजा जो उस वक्त थे, उन्हें लगता है कि ये सही मौका है, इस वक्त जो रशिया है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कंडीशन में है और हम इस पर अगर अटैक करेंगे तो शायद हम अपने वर्चस्व को फिर से कायम कर ले जाएं। और इसी हड़बड़ी में, इसी जल्दबाजी में जो राजा हैं
ईरान के, वो फ़ौरन रशिया पर अटैक करते हैं। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा देश रशिया, उस वक्त रशिया पर आप अगर अटैक करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और सेम ईरान के साथ भी यही हुआ था। उस वक्त जो राजा है उनको रशिया पछाड़ देता है ईरान के, और फिर से ईरान में घुसकर उनसे फिर से एक ट्रीटी साइन कराता है और कहता है कि तुमने हम पर अटैक कैसे किया, और इस अटैक के लिए 20 मिलियन रूबल का फाइन तुम पर लगाया जाएगा, पहला। दूसरा, अब से जो नेवी है, जो नेवी की जो आर्मी होती है वो अब रशिया की रहेगी, तुम्हारी कोई आर्मी नहीं रहेगी। यानी कि उस वक्त ईरान पर फिर से, पहले से जो उस पर ट्रीटी चल रही थी वो अलग थी, ट्रेड की और समंदर की, लेकिन अब नेवी भी उसने लगा दी कि समंदर पर कब्जा भी हमारा, प्लस हमारी ही नेवी वहाँ पर खड़ी होगी। इसके अलावा 20 रूबल का फाइन भी दीजिए। अब इसके बाद ईरान की कमर टूटनी शुरू होती है, क्योंकि सोचिए, इतना जब फाइन लगा दिया गया, आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, आपकी नेवी भी नहीं है, तो ऐसे में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाता है रशिया। अब 1834 आ जाता है, और 1834 में जब रशिया से जो राजा जंग लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे अपने वर्चस्व को बचाने की, अब उनका बेटा यानी कि नासिर अल दीन शाह अजर, ये वहाँ पर राजा बनता है। और इसके बाद भी सोचिए, ईरान की किस्मत नहीं बदलती। एक तरफ से रशिया तो पहले ही था, लेकिन अब जो ब्रिटिशर्स थे वो भी हुकूमत करने के लिए आ जाते हैं, और वो भी सोचते हैं कि अगर इतना ही मिनरल्स है, इतना ही टेक्सटाइल्स है, तो क्यों ना हम भी इसका यूज़ करें। और ब्रिटिशर्स जो हैं अब वो पूरी तरीके से ईरान में घुसते हैं, उसके ट्रेड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, और ईरान से वो वहाँ पर भी एक ट्रीटी साइन होती है। और कहा जाता है कि अब जो भी ट्रेड हो रहा है टेक्सटाइल्स को लेकर, वो सारे जो ब्रिटिशर्स के हमारे ट्रेडर्स हैं वो आएंगे, वो करेंगे, और तुम्हारा जो भी कमीशन होगा, जो भी परसेंट होगा, वो सेट कर दिया जाएगा। पहली चीज़, यहाँ तक चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेडर्स थे, टेक्सटाइल के जो ईरान के खुद के ट्रेडर्स थे, उनको बहुत बुरा लगता है, उनकी रोजी रोटी छिन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा हथौड़ा ईरान पर तब चलता है जब जो तंबाकू का व्यापार होता है उसमें भी ब्रिटिशर्स घुस जाते हैं। मतलब कि अब साफ तौर पे ये कह दिया जाता है कि जो तंबाकू का उत्पादन हो रहा है, उसको जो आप बेच रहे हैं, उसका जो भी चीज़ें हो रही हैं, अब उस पर ब्रिटिशर्स का राज होगा। वही लोग उत्पादन करेंगे, वही लोग ये ट्रेड देखेंगे, और वही पैसा कमाएंगे, और जितना बनेगा वो आपको देंगे। अब ईरान में उस वक्त जो था, तंबाकू का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस था जिसे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यापारी लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका घर चल रहा था, उनका जीवन यापन चल रहा था। अब जब टोबैको की मार आई और इस पर ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद ईरान में और ज़्यादा दुख आ गया, और ज़्यादा गरीबी आ गई, इकोनॉमिकली वो पहले ही कमज़ोर थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर लोगों में गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि एक शख्स था मिर्ज़ा, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जाकर खुद ही अपने ही राजा का कत्ल कर देता है। अब जो राजा थे उनकी डेथ हो गई थी, तो ऐसे में उनके बेटे यानी अजर के जो बेटे थे वो फिर से राजा बनते हैं, जिस तरह से एक हायरार्की चलती है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश यानी यूके से एक शख्स आता है, विलियम डर हाई। ये जो शख्स आता है, इसको काम दिया जाता है कि वहाँ जाकर देखो कि क्या सच में क्रूड ऑयल, जिस तरह से बताया जाता है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ईरान के अंदर, तो क्या सच में ऐसा है कि नहीं है। तो ये एक अपनी रिसर्च लेकर आता है और वहाँ पर तमाम तरीके से रिसर्च करना शुरू करता है। और ये सारी चीज़ें होने के साथ जो अजहर के बेटे जो थे, जब वो राजा बने थे, तो उनके साथ हाथ मिलाता है, उनको अपना पूरा, आप यूँ समझिए, पोर्टफोलियो दिखाता है और उनको समझाता है कि देखिए, हमें पता लगा है कि आपके ईरान में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और अगर उसकी हम चीज़ें निकालेंगे तो आपको भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा। ये सारी कहानी बताने के बाद जो राजा हाथ मिलाते हैं, तो उनसे कहता है कि हम एक रिसर्च करें और 60 साल तक हमें हमारे साथ तक आप एक साइन करिए, एक एग्रीमेंट करिए कि 60 साल तक मैं कोशिश करूँगा, ढूंढूंगा कि ईरान में कहाँ कहाँ पर तेल है, सारे मशीन सब कुछ मैं लगाऊंगा, और अगर तेल निकल आता है, 60 साल तक का एग्रीमेंट था, अगर तेल निकल आता है तो उसको जब हम बेचेंगे या जो भी हम उसका ट्रेड करेंगे, उसमें जो प्रॉफिट जो भी आएगा वो हमारा होगा, लेकिन 16% आपको यानी ईरान को दिया जाएगा। अब जो राजा साहब थे वो इस पर मान भी जाते हैं। इधर जो विलियम है वो लगातार अपना रिसर्च कर रहा था, और धीरे धीरे वो एक कंपनी बना लेता है जिसका नाम रखता है एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। बाकायदा ये पूरी जो कंपनी है बनाई जाती है, या इसमें ट्रेड वगैरह करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो विलियम था वो अपनी रिसर्च जारी कर रहा था, वो सोच रहा था किसी भी तरीके से, कैसे भी करके जो तेल है वो कहीं भी तरीके से मिल जाए। होता भी है, 1908 में पहली बार एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर खुदाई करके, रिसर्च करके जो ऑयल है वो मिलता है, और इसके बाद जो विलियम है उसे समझ में आ जाता है कि अब कंपनी भी खुल गई है, व्यापार भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, तो क्यों ना इस कंपनी को पूरा अपने नाम पर ना लेकर हम ब्रिटिशर्स को बेच दें, कुछ शेयर उनको भी दे दें, और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो सारी ब्रिटिशर्स पर आ जाएगी, अकेले एक आदमी पर नहीं रहेगी। और इसके बाद ये कंपनी जो है वो ब्रिटिशर्स को बेची जाती है, और इसका नाम रखा जाता है ब्रिटिशर्स पेट्रोलियम।
अब यहाँ से जब पहली बार तेल निकला 1908 में, तो लगातार कई सारी ऐसी जगह मिलती चली गई और तेल निकलता गया और व्यापार भी बनता चला गया। अब जो जितने भी लोग थे, जो इनकी कंपनी थी ब्रिटिश पेट्रोलियम, इनकी धड़ल्ले से कमाई हो रही थी, लेकिन सिर्फ जो हिस्सा था 16% का, उसका जो पैसा था, उतना ही जो पैसा मिलता था वो ईरान को दिया जाता था। अब इधर ये सारी चीज़ें, जो राजा का बेटा है वो सारी चीज़ें तो वो देख रहे थे, लेकिन जो उलेमा था, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, जो बताया जाता है कि एक रिलीजियस ग्रुप है जिसकी सब लोग बातें मानते थे, उसको ये सारी चीज़ें खटकने लगी। उसे ऐसा लगा कि अब आप ये बताइए, हमारे देश का पैसा, हमारे देश के रिसोर्सेज कोई बाहर से आता है, उन्हें यूज़ करता है, सारा पैसा लेकर चला जाता है और हमें चवन्नी अठन्नी पकड़ा दी जा रही है। तो ये जो उलेमा था, इसको ये सारी चीज़ें बुरी लगी और ये इनमें से कई सारे लोग बाहर निकल कर आए, कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर आए। उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसा ग्रुप बनेगा जो राजा तो चल रहा है, लेकिन उलेमा भी अपनी पार्लियामेंट तक पहुंच रखेगा और सारी एक एक चीज़ों पर नज़र रखेगा और जो भी रूल्स बनाएगा, जो भी चीज़ें होंगी वो मानी जाएंगी। क्योंकि इन लोगों का सपोर्ट मिला हुआ था, इसलिए उलेमा जो है वो अपना काम कर गया और उसमें जो पार्टी बनी उसे एक तरह से मजलिस कहा गया। उन लोगों को, जो उनका ग्रुप था, उनको मजलिस कहा गया और हर एक शख्स, एक रिलीजियस ग्रुप था जैसे मैंने आपको बताया, तो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, ईरान का हर एक शख्स उनकी हर एक बात मानता था, उनके बनाए कानून, उनके बनाए नियमों पर चलता था। और अगर वो ये लाइन कहते खड़े होकर एक सभा में कि हमारे देश का पैसा कोई और लूट कर ले जा रहा है, तो लोग उस बात को मानते भी थे। अब यहाँ पर जो राजा था उसने तो सेटलमेंट कर रखा था, लेकिन 1909 में, यानी 1909 में जो राजा है, जब वो मर जाते हैं तो अली शाह अजहर करके एक शख्स था, वो भी उनके बेटे थे, उनको राजा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आते हैं, ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं। यानी अभी तक क्या चल रहा था ईरान में, राजा अपना काम कर रहा है, लेकिन जो मजलिस है वो अपना काम कर रही है। लेकिन अब जो नया राजा आया है वो मजलिस पर ही अटैक करना शुरू करता है। मतलब कि उनके जितने भी लोग थे उनको पकड़ना, ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, कुछ को मरवा भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे लोगों को भी जब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और लगातार 1 साल तक जितने भी मजलिस के जो लोग थे, जो भी रिलीजियस ग्रुप के लोग थे, वो कुछ छुपे हुए रह रहे थे, कुछ जेल में बंद थे, कुछ ने अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लिया था डर के मारे कि भाई राजा बहुत ज़्यादा उग्रवादी हो चुका है। तो ऐसे में 1 साल तक ये लड़ाई चलती रहती है और इसके बाद मजलिस के लोग जब जेल से बाहर आते हैं, जो लोग छुपे हुए थे वो भी एक साथ मिलते हैं। तो जब सारे लोग एक साथ मिलते हैं और एक साथ मिलने के बाद रणनीति बनाते हैं, तब बाकायदा वो लोग राजा पर अटैक करते हैं। मतलब कि सोचिए, राजा पर चढ़ाई, लोग इतने ज़्यादा गुस्सा में थे, मजलिस के लोगों के सपोर्ट में थे। तो ऐसे में जब राजा के खिलाफ ही लोग हो गए, तो वो जो राजा था उस वक्त, वहाँ से वो सीधे तौर पे रशिया भाग जाता है। तो अब राजा के 11 साल के बेटे को ईरान में राजा बनाया जाता है और जो मजलिस है वो अपना काम करती रहती है। लेकिन अब साल आता है 1917 और जब पहला विश्व युद्ध होता है, तो ऐसे में रशिया जो है वो अपने ही देश में कई सारी चीज़ों को लेकर परेशान था। तो रशिया को लगता है कि उस वक्त उसके लिए ईरान छोड़ना ही बेहतर है और फिर रशिया जो है वो सीधे तौर पर अपने देश पर फोकस करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे में जो पैर है वो पसारता है ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटेन है, जो यूके है, वो कैसे ईरान पर एक तरह से घुसता है और कैसे धीरे धीरे कर वो ईरान को ओवरपावर करना शुरू करता है और आगे किस तरह से जो आयतुल्ला है या जिन्हें खमेनेई कहा जा रहा है, वो कैसे ईरान के एक सुप्रीम लीडर बनते हैं। अब आप वो भी समझिए। देखिए, इस पूरे खेल में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ईरान एक उस तरीके का देश बन चुका था जो तेल उगल रहा था या कहें काला सोना उगल रहा था। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस वक्त जो टैंकें चलती थी, गाड़ियां चलती थी, जो प्लेनें चलते थे, उन सब में जो खपत बढ़ जाती है तेल की, और उस तेल की कमाई को लेकर जो ब्रिटेन और जो उनके लोगों ने कंपनी बनाई थी, वो रातों रात करोड़पति, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी वो सारी की सारी कंपनियां। अब यहाँ पर रशिया, जो कि अपने ही को संभालने में उसे वक्त लग रहा था, उसने ईरान को छोड़ दिया अकेला और छोड़कर वो चला गया अपना देश संभालने। अब उस पूरे ईरान पे एक देश का कब्जा रह गया, वो था ब्रिटिश, क्योंकि यहां से पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था वो वहां पर ब्रिटेन का कब्जा ही था, ब्रिटिश इंडिया कहलाता था वो। अब ईरान के अंदर भी कंपनियों के जरिए जो मुनाफा हो रहा था, उसे लेकर एक तरीके से जो हर कोई मालामाल बन रहा था। 1917 की बात थी, जो प्रॉफिट था, जो कि 16% मिल रहा था, 1919 आते आते महज 2 साल के अंदर मजलिस को लगा, क्योंकि उन्होंने एक पपेट बना दिया था 11 साल के लड़के को, क्या पता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। तो मजलिस एक तरीके
तरीके जो संसद चला रहे थे वहां पर, संसद में एक तरीके से ईरान की संसद में एक फैसला हुआ कि देखो हमारे घर से तेल निकल रहा है, हमारे घर का तेल पूरी दुनिया को बेचा जा रहा है, हमारे घर के तेल से पूरी दुनिया पे जंगें लड़ी जा रही हैं और हमें महज उसका 16% प्रॉफिट मिल रहा है। यह भी कोई प्रॉफिट है। और इसलिए जबरन संसद में एक बिल पास करवाया गया और कहा गया कि ब्रिटिश को यहां से जाना पड़ेगा, अपनी कंपनियों को रातों रात छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश कंपनी भी उन्होंने हवाला दिया कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। और ब्रिटिश वालों को सबसे बड़ी दिक्कत यह थी क्योंकि जंग की वजह से उनके यहां की जो इकोनॉमी थी वो भी बूम हो रही थी। जंग तो हो रही थी, पैसे तो खर्चे हो रहे थे, लेकिन उस पैसों से जो तेल की जो कमाई थी, कई लोग अमीर बन रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ईरान के अंदर इस तेल की कंपनियों को बंद करवाया जाए। 1919 में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उन्हें एक तरीके से ईरान को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है और महज 3 साल के अंदर 1921 में पूरी तरीके से ब्रिटेन या कि ब्रिटिश के लोगों ने ईरान को छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे कि ब्रिटिश ने छोड़ दिया, रशिया ने भी छोड़ दिया, कितना अच्छा चल रहा होगा ईरान के अंदर, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं था। ब्रिटिश जहां जहां जाते थे, जहां अपना साम्राज्य बढ़ाते थे, वो तोड़ने का काम जरूर करते थे। आपने देखा होगा कि भारत के टुकड़े करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान अलग किया, बांग्लादेश अलग किया, तो ये बात किसी छिपी नहीं है। 1921 में जब वो जा रहे थे तब उन्होंने सोचा कि हमें इसमें कब्जा बना के रखना है। तो पहली बार ईरान की जो सबसे बड़े मिलिट्री लीडर थे रज़ा खान पहलवी, ये ईरान के टॉप कमांडर थे, आने वाले वक्त में राजा बनने वाले थे ईरान के। अब किस तरीके से वो पैसे खिलाते हैं, वो पैसों के जरिए बैकअप कर करके उन्हें बार बार भरोसा दिलवाया कि तुम्हें जितने पैसों की जरूरत पड़े लो, और जो अभी का जो राजा है उसे मौत के घाट उतार कर तुम उस राजा की गद्दी पर बैठ जाओ। 1921 की बात थी। 1925 आते आते वो जो पहलवी था ये फैसला लेता है कि मैं अपने राजा को तो नहीं मारूंगा। राजा को जबरन यूरोप भेजा जाता है और खुद राजा की गद्दी पे बैठ जाता है। सोचिए, ब्रिटिश थे वो 1921 में गए थे, 4 साल के भीतर ही ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन पहलवी को पता था कि राजा बदलने से हर चीजें नहीं बदल जाती हैं, क्योंकि संसद के अंदर जो उलेमा हैं, जो अयतुल्ला हैं, वो एक तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं और वही ईरान को असल में चला रहे हैं। तो पहलवी जो कि खुद आर्मी के कमांडर थे, आर्मी की बदौलत उन्होंने तख्ता पलट किया और जो मजलिस के अंदर उन्होंने एक तरीके से लोगों को पैसे खिलवाए, जो उनकी बात नहीं माने उन्हें मरवा दिया, किसी को धमकाया, किडनैप किया और हर किसी को जो मजलिस के अंदर जो संसद में जितने भी लोग थे सबको अपने हक में कर लिया। जो हक में नहीं आया उसे मौत के घाट उतार दिया, सबको पैसे खिलाए और मजलिस भी पहलवी के पॉकेट के अंदर थी, मतलब सीधे तौर पर ब्रिटेन के अंदर। और इस वक्त एक तरीके से पूरे ईरान के अंदर ब्रिटेन की कंपनियों का वर्चस्व बढ़ गया। जितने भी आपने तस्वीरें देखी होंगी शुरुआती तौर पर, जो पहलवी थे क्योंकि ये ब्रिटेन से जो उनका पहनावा था उससे बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, तो एक तरीके से ईरान के अंदर जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, चश्मे लगा के घूम रही हैं, जो उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है, लड़कियां गाड़ियां चला रही हैं, लड़कियां मूवीज में जा रही हैं, ये सारी तस्वीरें पहलवी साम्राज्य के तौर पर ही थी। अब जब पहलवी राजा की गद्दी पर बैठ जाते हैं, मजलिस में भी उन्हीं के लोग थे, तो साम्राज्य या कहें डायनेस्टी बदल दी जाती। कजर डायनेस्टी को हटाकर नई डायनेस्टी आती है, पहलवी डायनेस्टी। जो आपने झंडा देखा होगा, एक शेर तलवार लेकर वहां पे खड़ा रहता है, यह पहलवी डायनेस्टी का झंडा था। और एक तरीके से ईरान में वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाले ऐसे राजा जिन्होंने महिलाओं को खुली छूट दी कि आप जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। अब इधर होता क्या है, ये 1925 की बात थी। लगभग 6 से 7 साल पूरे देश को संभालने में लग जाता है। अब पहलवी को लगा कि मजलिस मेरे पास है, मैं अब सत्ता का राजा भी बन चुका हूं, अब मैं ब्रिटेन वालों से अच्छी तरीके से बातचीत कर सकता हूं। तो 16% का जो प्रॉफिट तेल बेच के जो मिल रहा था, उन्होंने बातचीत के जरिए इसे 20% करवा लिया, 4%
प्रॉफिट कमा लिया, ताकि मजलिस को भी लगे कि देखो नया राजा तो काम का है। लेकिन इधर क्या हो रहा था कि जितनी भी नई नई चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि लड़कियां मूवी जा रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं, उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया था। और टैक्स बढ़ाने से जो निचले तबके के लोग थे उनके अंदर अपने राजाओं को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब 1933 तक ये बातें थी, लगभग राजा का दौर चल ही रहा था, मजलिस भी अपना काम कर ही रही थी। तभी शुरू हो जाता है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध में क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से तेल की खपत बढ़ती है। वो तेल जो ईरान से निकल रहा था, अब जापान, हर जगह पर वो तेल जा रहा है। ईरान के लोग यूज कर रहे हैं, ब्रिटेन के लोग यूज कर रहे हैं, अमेरिका यूज कर रहा है, रशिया यूज कर रहा है। अब इस पूरे कहानी में सोचिए उलटफेर किस तरीके से होता है। जर्मनी जो हिटलर था उसे हराने के लिए इंग्लैंड और एक तरीके से रशिया दोनों हाथ मिला लेते हैं। दोनों सोचिए कट्टर दुश्मन है आज के दौर में, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराने के लिए ये दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम मिलकर हिटलर को हराएंगे। लेकिन उस दौर में जो ईरान को लगा वो न्यूट्रल था, लेकिन कहते कि हर कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता है। ईरान को लगा कि कल को आने वाले दौर में मान लो हिटलर ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया तो हमें हिटलर से भी दोस्ती करने की जरूरत है। ईरान ने अपने नुमाइंदे भेजे जर्मनी में, जहां पर उनके डिप्लोमेट्स को कहा कि आप आइए हमारे देश में, आप क्यों बैठे उधर, क्यों ही इंग्लैंड सिर्फ तेल निकाले, आप भी आइए हमारी जमीन से तेल निकालिए, प्रॉफिट कमाइए और अपनी गाड़ियों में डालिए। न्यूट्रल से फायदा यह था कि ईरान को लगा कि वो इंग्लैंड को भी तेल बेचेगा और जर्मनी को भी तेल बेचेगा। लेकिन ये बात रशिया और इंग्लैंड को खटक गई कि देखो हमारे दुश्मन को, ईरान जो कि एक न्यूट्रल देश है जिस पर हमने कभी राज किया था, वो हमारे दुश्मन को अपने घर पर जगह दे रहा है। और इसलिए रशिया और इंग्लैंड दोनों मिलकर जर्मनी को हराने के लिए उस पर हमला कर देते हैं ईरान के अंदर, क्योंकि रशिया का कहना था कि उनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, अगर जर्मनी यहां पर आ जाएगा तो रशिया पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए रशिया ने हमला किया, साथ में इंग्लैंड ने भी साथ दिया। अब इस पूरे खेल में सोचिए एक तीसरा प्लेयर भी सामने आ जाता है, वो है अमेरिका। अमेरिका जो 7 समंदर पार है, वो कहता है कि देखो इंग्लैंड और रशिया की आर्मी को हम सपोर्ट करेंगे खाने से, बंदूकों से, हथियारों से, और क्योंकि हमें हिटलर को हराना है। सोचिए आज के वक्त में अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड कभी साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं? दूसरे विश्व युद्ध में ये तीनों देश एक साथ आ जाते हैं हिटलर को हराने के लिए, और अमेरिका रसद के जरिए, हथियारों के जरिए इंग्लैंड और रशिया की मदद करता है जंग में, ताकि हिटलर को हराया जा सके। अब होता क्या है कि जैसे ही जंग खत्म होता है, एक तरीके से रशिया के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। बाकी जितने भी देश जो जंग लड़ रहे थे, हर किसी की हालत पछता हो जाती, किसी के पास पैसे नहीं बचते। लेकिन एक देश था जो माला माल था, वो था अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश निकला। बाकी देश जो जंग लड़ लड़ के उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी, अब अमेरिका ही एक ऐसा लौता देश बचा था जिसमें पैसों और सोने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रशिया जो कि उस वक्त सोवियत था, उसे पता था कि अमेरिका आज न कल ईरान में दखल देगा, इसलिए उसने जाते जाते ईरान के भी 2 टुकड़े कर दिए। एक तरीके से अजरबैजान और कुर्दिश रिपब्लिक बनाया जो ऊपर वाले हिस्से में। बचे हुए ईरान के अंदर इस बात को लेकर अमेरिका यूएन जाता है और रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाता है कि देखो रशिया ने जबरन जाते जाते देश के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा चीजें सही नहीं है। रशिया को जबरन एक तरीके से ईरान से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास पैसा नहीं बचा था। तो अमेरिकी कंपनी ईरान के अंदर तेल के अंदर 50-50% शेयर ले लेती हैं, और एक तरीके से अब ब्रिटेन की कंपनी, अमेरिका दोनों मिलकर तेल का अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, और उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और 1950 तक आते आते मोहम्मद मुज़द्दिक एक तरीके से मजलिस का ही एक मेंबर था, जो राजा के प्रति वफादार तो था लेकिन वो अपने लोगों के प्रति वफादार हो गया। आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री भी बन जाता है। उसने कहा कि जो ईरान का जो तेल निकलता है उसे हम नेशनलाइज कर देंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो शुद्ध रूप से किसी और का नहीं बल्कि ईरान के लोगों का होगा। ईरान से 20% से ही क्यों मान जाए, हमें तो पूरा का पूरा पैसा चाहिए। अब इस चीज को लेकर राजा भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो मोहम्मद मुज़द्दिक हैं एक तरीके से लोगों की पसंद है, इन्हें नहीं मरवाया जा सकता। और इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लोगों के वोटिंग के जरिए राजा कुछ नहीं कर पा रहा था।
अब अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अमेरिका ने अपने एजेंट्स भेजे, जो हम आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, उसमें देखिएगा कि उस डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इंग्लैंड MI6 जो कि वहाँ की खुफिया एजेंसी है, दोनों के एजेंट्सों ने मिलकर राजा को, जो पहलवी राजा था, उसके साथ गठजोड़ कर मोहम्मद मुज़द्दिक जो खुद वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्हें मौत के घाट उतारा और एक तरीके से वहां पर राजा का फिर से वर्चस्व कायम करने की कोशिश की। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी तब लोगों को समझ में आया कि राजा तो बिका हुआ है, राजा किसी के सामने भी झुक जा रहा है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तब ईरान के अंदर दाखिल हुए अयतुल्ला, एक तरीके से अयतुल्ला जो उलेमा के सबसे पढ़े लिखे जो शख्स थे, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि राजा बहुत गलत चीजें कर रहा है, किसी भी देश के अंदर इंसान राज नहीं कर सकते हैं, एक तरीके से अल्लाह ही राज कर सकते हैं, अल्लाह के बनाए कानून से ही एक देश चलाया जा सकता है, एक इंसान कैसे एक देश को चला सकता है। जब इस बात की भनक लगती है तो खुद एक तरीके से जो अयतुल्ला है उन्हें देश निकाला कर दिया जाता है और ईरान से निकलकर इराक चले जाते हैं। और इराक में जब अयतुल्ला खुद वहां पे खड़े होकर बोलते थे तो लोगों की भीड़ लग जाती थी उन्हें सुनने के लिए। लोग कहते थे कि एक इंसान किस तरीके से एक कानून बना सकता है, बल्कि अल्लाह को कानून बनाना चाहिए और अल्लाह के कानून से ही देश चलना चाहिए। इराक में वो कैसेट रिकॉर्ड होता था, उस कैसेट को लेकर ईरान के अंदर सुनाया जाता था, पेपरों में उनकी बातें छपती थी और इसे लेकर ईरान के अंदर जमकर विद्रोह होता था। अभी जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, सद्दाम हुसैन उस वक्त इराक के राष्ट्रपति थे, तानाशाह भी थे। उन्हें लगता है कि उनके देश में खड़े होकर अयतुल्ला जो बातें बोल रहा है उससे उनके देश में भी विद्रोह हो सकता है, लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं। कब तक वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? तभी जो राजा, जो पहलवी राजा थे जो ईरान के अंदर, उन्हें लगता है कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ती ही जा रही है और वो कैंसर का बहाना मारकर ईरान से निकलकर अमेरिका पहुंच जाते हैं। और अब तक जो उनके बेटे हैं, जो खुद आज के समय में दावा ठोक रहे हैं कि आने वाले समय में जब भी ईरान में तख्ता पलट होगा तो मुझे ही वहां की जनता चुनेगी क्योंकि मैं राजा का अब बेटा हूं। उसकी कहानी का अलग है, हम बताएंगे बाद में आपको। लेकिन अयतुल्ला फिर इराक से निकलकर ईरान के अंदर आ जाते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं और एक नई रिजीम तैयार होती है। उस नई रिजीम में अगर आपने सुना हो, एक तरफ होते हैं तानाशाह या कहें डिक्टेटर होते हैं, उसके बाद आता है लोकतंत्र आता है, तीसरा जो कि ईरान में पहली बार बनाया गया कि इस्लामिक धर्म गुरु वो सुप्रीम लीडर होंगे, उनके नीचे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक तरीके से आर्मी के जनरल स्टाफ होंगे और कोई भी अयतुल्ला को एक तरीके से उनके पद से बेदखल ना कर पाए, इसलिए आर्मी से ऊपर उनके एक पर्सनल बॉडीगार्ड बनाए जाएंगे जो कि कहलाएगी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये एक तरीके से आर्मी से ज्यादा पावर रखती होगी और उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि जो सुप्रीम लीडर या कहें जो कि धर्म गुरु हैं, उनकी जिंदगी को बचाना, उनकी सत्ता से कोई इन्हें बेदखल ना करे, इस चीज को सुनिश्चित करना इनका काम रह गया। और आज के समय में IRGC एक तरीके से ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरानियन आर्मी से ज्यादा ताकतवर, विदेशी मामलों में दखल देना, जासूसों को बनाना, जासूसों को तैयार करवाना, इन सारे मामलों में एक तरीके से वहां की आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग, जो कि सीधे रिपोर्टिंग अयतुल्ला को करते हैं। तो एक तरीके से आपने समझा कि अयतुल्ला की जो बनने की जो कहानी थी असल में कहां से शुरू हुई। जो अयतुल्ला खमेनी है, एक तरीके से जिनकी अभी जो मौत हुई है, उनका जो फैमिली लिंकेज है वो एक तरीके से भारत के लखनऊ से भी जुड़ता है और भारत के लखनऊ में उनके पूर्वज रहते थे और जब उनकी मौत हुई है तो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ाव भी उनका देखा जा रहा है। लेकिन जो खमेनी है वो जो चीज़ें जब आए, उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो एक तरीके से पूरे दुनिया में इस्लामिक लॉ लाने की ज़रूरत है, शरिया लॉ लाने की ज़रूरत है और शरिया के तहत ही हर जगह का कानून चलना चाहिए। अब ये जो बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट देश हैं जहां पर तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है, वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे और इसलिए जब सद्दाम हुसैन का जब वक्त था तो 8 साल इराक और ईरान में के बीच में लड़ाई चली और जितने भी बाकी मुस्लिम देश थे सबने इराक की मदद की कि किसी तरीके से ईरान को हराया जा सके, लेकिन कोई हरा नहीं पाया क्योंकि सबने देखा कि एक धर्म गुरु ने
किस तरीके से अपने राजा को सत्ता से बेदखल किया, अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी उखाड़ कर फेंका, और ईरान में एक धर्मगुरु किस तरीके से राज कर रहा था, इस बात की खबर हर जगह जा चुकी थी कि एक नया शासन तैयार हुआ है, जो कि ना कि तानाशाह है, ना ही लोकतंत्र है, बल्कि एक इस्लामिक धर्मगुरु, और जिनका मानना है कि अल्लाह ही एक तरीके से कानून बना सकता है, जबकि अल्लाह जो कानून बनाएगा, उनके नुमाइंदे जो चीजें कहेंगे वही सत्य है, बाकी सारी चीजें गलत हैं। और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर जब इस सारी बातें आती हैं, तो जो पहलवी अपने वक्त में जो उन्होंने औरतों व महिलाओं को छूट दी थी, अब ईरान के अंदर वो बंदिशें आने लगी, हिजाब पर बातें कहने लगे कि हिजाब पहनना पड़ेगा, बुर्के के अंदर रहना पड़ेगा। तो ईरान के अंदर भी हर बाहर कुछ महीनों के अंदर औरतें विद्रोह करती थी खमनेई के खिलाफ, क्योंकि अयतुल्ला खमनेई ने जो अपना शासन किया, तो कई बार छूट देने की बात भी आई, कई बार ये कहा गया कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं। तो ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ईरान के अंदर महिलाओं के साथ भी टॉर्चर हुआ। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अयतुल्ला खमेनी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक तरीके से अपने आप को नया खलीफा घोषित करना चाहते थे, क्योंकि आप जब उनके हालिया आप स्टेटमेंट देखेंगे तो कहीं पर भी उन्होंने शिया और सुन्नी की बात नहीं की, सिर्फ मुसलमानों की बात की। लेकिन बाकी जो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज से, जिस तरीके से जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान है, वो फोन कर कर डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे थे कि अगर आपने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही ले आएगा। तो कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब जो ईरान की जो लड़ाई थी उसमें उसने अपने ही भाई को खंजर भोंक दिया, और एक तरीके से खमने की मौत के पीछे सऊदी अरब और इजराइल और अमेरिका तीनों का हाथ है। लेकिन बैकडोर चैनल की वजह से जो सऊदी अरब ने इंटेल प्रोवाइड करवाया इजराइल को, क्योंकि देखिए सऊदी अरब इजराइल कभी कहते हैं कि अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन जब दुश्मन सबका एक हो तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। और यही जो कहानी जियोपॉलिटिक्स में जो अब समझ में आ रही है कि हर कोई मिडिल ईस्ट में जितने भी देश थे, जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज थे, कोई भी इस वक्त ईरान के साथ खड़े नहीं रह रहा है, बल्कि ईरान H3 को सपोर्ट करता है। H3 क्या है? हमास, हूती और हिजबुल्ला। जो हूती और हिजबुल्ला है यमन और लीबिया के आसपास मौजूद रहते हैं, हमास जो कि इजराइल में मौजूद रहता है। तो ईरान जब अब मिसाइलें मार रहा है तो उनके जो लड़ाके हैं जो इन सब इलाकों में रहते हैं वो भी उन कंट्रीज पर हमला कर रहे हैं, जो कि आपने देखा होगा दुबई पर, ओमान पर, कतर पर, हर जगह मिसाइलें गिर रही हैं। जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस माने जाते थे, वहां पर अगर इस तरीके की मिसाइलें गिरेंगी तो बातें तो निकल कर सामने आएंगी। और इस तरीके से अमेरिका ने जो चीजें दिखाई हैं वो भी खतरे की घंटी है। सोचिए वेनेजुएला में पहले दिन पहले वार में उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को उठाया, किडनैप कर लिया। ईरान के अंदर भी जो 7 समंदर पार, अमेरिका कहां पर है, 7 समंदर पार आकर वहां के जो सबसे बड़े लीडर को मौत के घाट उतार देता है, वो भी पहले दिन पहले वार के अंदर। तो ये कंसर्निंग है कि अमेरिका आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर जो अपना वर्चस्व और ताकत दिखाने की जो उसकी नुमाइश चल रही है वो क्या खतरे की घंटी है। और जो दुनिया की दूसरी जो पावर हाउसेस है, जो कि चाइना, रशिया है, वो क्यों ईरान का सपोर्ट नहीं करना चाह रही है? क्या वो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी करें कि वो देखना समझना चाहते हैं कि अमेरिका कितना ताकतवर है? अगर ईरान अमेरिकी बेसिस पे हमला कर सकता है तो क्या कल को अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा और अमेरिका वहां पर बचाने जाएगा तो क्या चाइना कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? इसकी एनालिसिस भी चाइना भीतर ही भीतर कर रहा है, क्योंकि सब के सब वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर बैठे हुए हैं। ईरान की मदद के लिए इस वक्त कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है, और पूरी अमेरिकी फौज इजराइल और तमाम देशों से वो इस वक्त अकेले लड़ रहा है। जो जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा डरावनी भी है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।